Assalamu alaikum guys, how are you all? I hope all of you are doing very well at your homes. Welcome back to my YouTube channel. तो in this video we are going to continue our theory that is न्यू हिस्टोरिसिज्म। प्रीवियस वीडियो में हमने न्यू हिस्टोरिसिज्म को स्टार्ट किया था और कुछ इसके बेसिक और की पॉइंट्स को हमने डिस्कस कर लिया था इन डिटेल। तो आज की वीडियो में जो हमारा मेन कंसर्न रहेगा वो इसके क्रिटिक्स पे रहेगा, उनके मेन वर्क्स पे रहेगा, उनकी कंट्रीब्यूशन न्यू हिस्टोरिसिज्म में क्या थी उस पे रहेगा। तो विदाउट वेस्टिंग एंड टाइम हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो मेरे पास क्रिटिक है वो स्टीफन ग्रीनब्लैट है। स्टीफन ग्रीनब्लैट को फाउंडर ऑफ न्यू हिस्टोरिसिज्म भी कहा जाता है। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर था और इसे एक्सीलेंट रेनेसां स्कॉलर भी कहा जाता है। इसलिए ये जो टर्म है न्यू हिस्टोरिसिज्म और कल्चरल पॉलिटिक्स, बेसिकली इन दोनों टर्म्स को इसने कॉइन किया था। और इसको यानी इन जो ये थेरी है इसको इसने कल्चरल पॉलिटिक्स का भी नाम दिया था, लेकिन इसको जब हम लिटरेरी पर्सपेक्टिव से पढ़ते थे इसे न्यू हिस्टोरिसिज्म कहा जाता है। ठीक है, दोनों इसी के नाम है और ये इसने दिए थे। 1970s के अंदर क्या हुआ, एक ग्रुप ऑफ क्रिटिक्स था जिन्होंने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पे, आर्ट पे, लिटरेचर पे, कुछ इस तरह पर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पे इकट्ठे होकर बात की थी। और उन्होंने जो अपने आइडियाज़ थे और यानी उनकी जो अपीयरेंस है हमें देखने को मिलती है एक जर्नल के अंदर रिप्रेजेंटेशन, उस जर्नल का नाम था। और स्टीफन ग्रीनब्लैट के ने इस जर्नल को फाइंड आउट करने में मदद की थी उनकी। ठीक है, स्टीफन ग्रीनब्लैट भी बेसिकली उन्हीं के अंदर शामिल था। और ये उस वक्त ये जो जब ये रिप्रेजेंटेशन जो जर्नल है ये पाया गया या उसे अपीयर किया गया तो उस वक्त ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के अंदर प्रोफेसर था। ठीक है, इसने स्टडी किया था शेक्सपियर को, रेनेसांस को इन डिटेल स्टडी किया था। ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता चुकी हूँ। इससे एक्सीलेंट रेनेसांस स्कॉलर भी कहा जाता है। और इसने क्या किया, रेनेसांस के स्कॉलर्स की या रेनेसांस के राइटर की इन डिटेल स्टडी की और ये बताया कि किस तरह शेक्सपियर ने और मान लो जैसे बड़े बड़े राइटर ने अपने आप को एक्सप्लोर किया था, अपने आप को आइडेंटिफाई किया था। ठीक है, इसके अलावा यहाँ के कुछ मैंने की पॉइंट्स लिखे हैं। ये सारे जो की पॉइंट्स हैं इसने रेनेसांस की स्टडी को एनालाइज करके लिए थे, जिसके अंदर सोशल पॉइंट है, एनर्जी है, सर्कुलेशन है। जैसे आपको मैंने बताया कि जो न्यू हिस्टोरिसिज्म इस बात पे बिलीव करते थे कि जो सर्कुलेशन के पॉइंट पे बिलीव करते थे, को पावर के पॉइंट पे बिलीव नहीं करते थे। ये जो सारी टर्म्स है इसने जब रेनेसांस की इन डिटेल स्टडी की तो इसने वहाँ से लिए थे। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है, इसने एक ट्रीटाइज लिखा था द पावर ऑफ द फार्म इन इंग्लिश। ये इस ट्रीटाइज के अंदर बेसिकली इसने टर्म को कॉइन आउट किया था न्यू हिस्टोरिसिज्म की। ठीक है, और इसके अंदर बेसिकली वो बात करता है पावर ऑफ इंग्लिश रेनेसांस की और ये बताता है यानी एलिजाबेथ की रिचर्ड जो सेकंड यहाँ है बेसिकली 12 लेवल का। अच्छा, सेकंड रिचर्ड जो सेकंड है शेक्सपियर का प्ले, उसके साथ थोड़ी सी हॉस्टिलिटी को बयान करता है और ये कहता है कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज़ ऑलवेज हिस्टोरिक इन नेचर। यानी जो भी क्रिटिसिज्म जब भी होगा हिस्ट्री पे आपने ज़रूर फोकस करना है। ठीक है, इसलिए वो इसके बारे में बात करता है। इसका एक और वर्क मैंने यहाँ लिखा है, रेनेसांस सेल्फ फैशनिंग फ्रॉम मोर टू शेक्सपियर। ये जो वर्क है बेसिकली ये वर्क बिगनिंग माना जाता है न्यू हिस्टोरिसिज्म थेरी की। ठीक है, तो ये वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा ये जो स्टीफन ग्रीनब्लैट है इस बात पर क्लेम करता है कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज़ ऑलवेज हिस्टोरिकल। ठीक है, ये जो पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, ये अगेन लिखी गई है। और इसके अलावा आप नोट कर लीजिए, इसने एक टर्म दी थी सेल्फ फैशनिंग की जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया कि इसने रेनेसांस स्कॉलर को स्टडी किया था। ठीक है, और इसने ये बताया था सेल्फ फैशनिंग बेसिकली मतलब होता है कि अपनी आइडेंटिटी को यानी मेक योर आइडेंटिटी अकॉर्डिंग टू द सोशल कल्चरल एंड पॉलिटिकल कोड्स, यानी अपनी आइडेंटिटी को कल्चर के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करना। और ये कहता है कि शेक्सपियर मान लो जैसे बड़े बड़े राइटर्स ने अपनी आइडेंटिटी को फाइंड आउट किया था। ठीक है, तो इस तरह वो सेल्फ फैशनिंग की भी बात करता है अपने वर्क्स के अंदर। यहाँ मैंने ग्रीनब्लैट की एक बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन लिखी है। वो कहते हैं वो कहते हैं न्यू हिस्टोरिसिज्म इज़ एन अप्रोच टू लिटरेरी क्रिटिसिज्म। यानी लिटरेरी क्रिटिसिज्म की एक अप्रोच है दैट स्टेट्स दैट लिटरेरी वर्क बी कंसिडर्ड अ प्रोडक्ट ऑफ टाइम, प्लेस एंड हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस ऑफ इट्स कंपोजिशन रादर दैन एज एन आइसोलेटेड वर्क ऑफ आर्ट एंड टेक्स्ट। वो कहता है कि आइसोलेटेड वर्क नहीं है बल्कि उसको हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव के साथ ही पढ़ना चाहिए। और इसी बात पे वो लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी वो फोकस करता है कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी हमेशा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे ही फोकस करता है। ठीक है, तो आई होप सो कि अब आपको ग्रीनब्लैट तो अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। जो नेक्स्ट क्रिटिक है हमारे पास वो है लुइस मोंट्रोस। ठीक है, लुइस ए मोंट्रोस इसका पूरा नाम है। ए एंड्रेन पे फोकस करता है। ए का मतलब एंड्रेन, ANDRIEN, ये नोट कर लीजिएगा। अच्छा, जो लुइस मोंट्रोस है बेसिकली प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर था इन द कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी। ये एक अमेरिकन क्रिटिक था और ये इक्वल वेट ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट पे फोकस करता है। ये कहता है कि हमेशा जो लिटरेरी और नॉन लिटरेरी टेक्स्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में इसकी करैक्टरिस्टिक्स पे बात की थी कि न्यू हिस्टोरिसिज्म इस बात पे फोकस करते हैं कि हर लिटरेरी और नॉन लिटरेरी टेक्स्ट पे
इक्वल इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, ठीक है। तो ये इस बात पे फोकस करता है, यानी इक्वल वेट के बारे में बात करता है। इसका एक कोटेशन है, जैसे कि वो कहता है द रेसिप्रोकल कंसर्न विद टेक्सुअलिटी ऑफ हिस्ट्री एंड हिस्टोरिसिटी ऑफ टेक्स्ट। अब इस टर्म को अच्छे से समझिएगा, ये पेपर में आ सकती है कि डिफाइन टेक्सुअलिटी ऑफ हिस्टोरिसिटी एंड हिस्टोरिसिटी ऑफ टेक्स्ट विद द पर्सपेक्टिव ऑफ न्यू हिस्टोरिसिज्म। तो बेसिकली जो टेक्सुअलिटी ऑफ हिस्ट्री का जो मतलब होता है ना, वो ये है कि जो हिस्ट्री है ना वो टेक्स्ट बेस्ड है, यानी हिस्ट्री लिखी जा चुकी है, हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्री है। और हिस्टोरिसिटी ऑफ टेक्स्ट का बेसिकली मकसद होता है कि एक टेक्स्ट बेस करता है हिस्ट्री पे। तो यहाँ हमारे पास दो कॉन्सेप्ट आ जाते हैं कि आपने उस टेक्स्ट वर्क के टेक्स्ट को भी पढ़ना है, ठीक है, जिस पे हिस्ट्री बेस करती है, यानी हिस्ट्री टेक्स्ट की फॉर्म में लिखी जा चुकी है। और इसी तरह जब आप उस वर्क को पढ़ोगे तो आपने उसकी हिस्ट्री पे भी फोकस करना है, ठीक है। दोनों ही आपस में इंटर रिलेटेड हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि जो हिस्ट्री है वो टेक्सुअलिटी बेस है, यानी हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्री लिखी जा चुकी है, और एक जो टेक्स्ट है वो हिस्ट्री बेस है, ठीक है। इस तरह ये दोनों आपस में रिलेट करते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम हिम हिस्ट्री इज नॉट अ सेट ऑफ फिक्स्ड ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स बट ही कंसीव्ड एंड बट द कंसीव्ड एंड इंटरप्रेटेड टेक्स्ट। अच्छा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो कहता है कि जो हिस्ट्री है ना, हमारे पास फिक्स्ड सेट ऑफ आइडियाज़ बेसिकली नहीं है, यानी मैंने आपको बताया था वो बाइस्ड पे फोकस नहीं करते। तो यही पॉइंट इसका है। अब इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, यहाँ मैंने नहीं लिखा, आप उसे नोट कर लीजिएगा, शॉपिंग फैंटेसीज ऑफ एलिजाबेथन कल्चर, ठीक है। ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है लुइस मॉन्ट्रोस का, जिसके अंदर वो बेसिकली न्यू हिस्टोरिसिज्म के कुछ आइडियाज़ के बारे में बात करता है। तो आई होप सो कि लुइस मॉन्ट्रोस की ये जो टर्म है और इसके कुछ आइडियाज़ इक्वल वेट के बारे में और हिस्ट्री इज़ नॉट फिक्स्ड, इनके बारे में बात करता है, आपको क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ मैंने लिखे हैं दो राइटर, रिचर्ड विल्सन एंड रिचर्ड डोटन। ये जो दोनों राइटर हैं ना, बेसिकली इन्होंने एक कम्बिनेशन में एक ऐसे लिखा था, न्यू हिस्टोरिसिज्म एंड रेनेसांस ड्रामा। इसके अंदर ये जो इसने टर्म दी है ना, टेक्सुअलिटी ऑफ हिस्ट्री एंड हिस्टोरिसिटी ऑफ टेक्स्ट, इनके बारे में वो बताता है। और वो विद द पर्सपेक्टिव ऑफ शेक्सपियर, वो बताता है कि शेक्सपियर के वक्त में ऐसा है ऐसा, यानी इनके बारे में आपने याद रखना है कि वो इन्होंने कम्बिनेशन में एक वर्क लिखा जिसमें वो लुइस मॉन्ट्रोस और ऐसे कुछ और आइडियाज़ के बारे में बात करता है, ठीक है। ओके, तो जो नेक्स्ट मेरे पास है न्यू हिस्टोरिसिस्ट, वो है फ्रेडरिक जेम्सन। तो फ्रेडरिक जेम्सन के एक इन डिटेल में आपको पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, जब मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो फ्रेडरिक जेम्सन ये बहुत फोकस करता है कि जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है वो हिस्ट्री बेस होता है, ठीक है। और इसने हमेशा इस बात पे फोकस किया, जब आपने लिटरेरी क्रिटिसिज्म को पढ़ना है तो आपने हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पे फोकस करना है, इसलिए इसे ऑलवेज हिस्टोरिसाइज कह के कहा पुकारा जाता है, ठीक है, फ्रेडरिक जेम्सन को। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं जे.डब्ल्यू. लीवर को। जे.डब्ल्यू. लीवर की भी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस थी। इसने एक वर्क लिखा था द ट्रेजेडी ऑफ स्टेट स्टडी इन जैकोबियन ड्रामा। तो ये जो वर्क है इसके अंदर बेसिकली वो चैलेंज करता है क्रिटिकल व्यू ऑफ जैकोबियन थिएटर पे एंड लिंक प्ले विद द पॉलिटिकल रिवर्स ऑफ दैट इरा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो न्यू हिस्टोरिसिस्ट थे वो पॉलिटिकल इवेंट्स पे बेसिकली बहुत फोकस करते थे। तो इसी वर्क के अंदर उसने जैकोबियन ड्रामा के पॉलिटिकल इवेंट्स और उनका लिटरेरी उस वक्त के लिखे जाने वाले लिटरेरी टेक्स्ट पे उस इरा का पॉलिटिकल इम्पैक्ट बताता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके न्यू हिस्टोरिसिस्ट पे H.A. विसर के बारे में। तो H.A. विसर की ये जो सारे मैं आपको बता रही हूँ, इनकी मैं डेफिनेशन पहले ही आपको बता चुकी प्रीवियस वीडियो में। मेक श्योर कि आप उस वीडियो को देख लें ताकि आपको इसकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अच्छा, विसर क्या कहते हैं? विसर एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था, अमेरिकन यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था। इसने वर्क लिखा था द न्यू हिस्टोरिसिज्म 1989 के अंदर। उसके अंदर वो आर्ग्यू करता है दैट बोथ ऑथर एंड क्रिटिक आर इम्पैक्टेड बाय देयर लिविंग पीरियड। वो कहता है कि जो एक तो लिखने वाला इम्पैक्ट हो गया अपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, अपने इरा से, उस इरा के अंदर जो कुछ चला है उसने उसके अकॉर्डिंग लिख दिया। और एट द सेम टाइम जो क्रिटिक पढ़ रहा है ना, वो भी उस इरा से इंस्पायर्ड होता है जिस इरा के अंदर वो बैठ के पढ़ रहा है। तो इन आइडियाज़ को ये देता है, ठीक है। तो आई होप सो कि ये सारे क्रिटिक्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अच्छा, एक और क्रिटिक है बेसिकली न्यू हिस्टोरिसिस ही है, उसका नाम है L.L. नोट कर लीजिए, L.I.U. L.L. के बारे में मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता चुकी हूँ। और L.L. इस बात को क्लेम करता है कि जो न्यू हिस्टोरिसिज्म है यूज़ द इंटायर वर्ड एज अ टेक्स्ट। वो कहते हैं कि सारी दुनिया को एक टेक्स्ट की तरह देखते हैं, ठीक है। और उसका एक वर्क था द पावर ऑफ फॉर्मलिज्म द न्यू हिस्टोरिसिज्म। ये पूरा वर्क का नाम है, अगेन नोट कर लीजिएगा, द पावर ऑफ फॉर्मलिज्म द न्यू हिस्टोरिसिज्म। इसके बारे में, इसके अंदर बेसिकली न्यू हिस्टोरिसिज्म के आइडियाज़ के बारे में बात करता है, ठीक है। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड अदर हिस्टोरिसिस्ट ऑफ न्यू हिस्टोरिसिज्म वो था जेरोम मैकगन, बेसिकली जेरोम मैकगन। अच्छा, उसके बारे में मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, उसकी एक डेफिनेशन ही है बेसिकली। तो बाकी भी कॉन्सेप्ट हो गए, लेकिन हमने सिर्फ ब्रीफली चीज़ों को डिस्कस करना है क्रिटिक्स को, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। तो उनके बारे में प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, इसकी एक डेफिनेशन के बारे में, ठीक है।
इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं कल्चर के बारे में। मैंने आपको बताया था कि क्लिफर्ड, ठीक है, जो क्लिफर्ड बेसिकली एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट था, जिनसे ये जो न्यू हिस्टोरिसिस्ट थे वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, ठीक है। और वो जो क्लिफर्ड बेसिकली एंथ्रोपोलॉजिस्ट था और वो इसके बारे में कहता है कि जो कल्चर है, कल्चर इज़ अ टेक्स्ट। और जो न्यू हिस्टोरिसिज्म के आइडियाज़ वो भी इस बात पे बिलीव करते हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि जो कल्चर है ना, न्यू हिस्टोरिसिज्म के अंदर कल्चर पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, जबकि ओल्ड हिस्टोरिसिज्म में हिस्ट्री पे और टेक्स्ट पे ज़्यादा फोकस किया जाता था। अब क्या कहते हैं, न्यू हिस्टोरिसिज्म इस बात पे बिलीव करते हैं कि जो कल्चर है इज़ अ लार्ज टेक्स्ट एंड लिटरेरी टेक्स्ट is a little part of that large text which is based on a culture, ठीक है। तो आई होप सो कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज की वीडियो में हमने इन डिटेल डिस्कशन की है सारे क्रिटिक्स पे, यानी बहुत फेमस और इम्पोर्टेंट न्यू हिस्टोरिसिस्ट पे। और आज की वीडियो में बस इतना ही। मेक श्योर कि आप प्रीवियस वीडियो को भी देख लें ताकि अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक, क्योंकि आज की वीडियो के साथ हमारी न्यू हिस्टोरिसिज्म की जो थेरी हमने स्टार्ट की थी प्रीवियस वीडियो में इन डिटेल with the quotation, with the new concepts, with historical background, with the inspiration, with the against point of the critics of new historicism, हमारी ये सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं, ठीक है। तो लाइक सब्सक्राइबर शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा ये थेरी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में ट्राई माई बेस्ट कोई प्ले हम स्टार्ट करें विद कोटेशन, या कोई हम थेरी ही स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट में हम किसी प्ले को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। किसी प्ले को देखते हैं जो लिटरेचर के परस्पेक्टिव से बेसिकली इंपॉर्टेंट होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, खास दुआ में याद रखा करिएगा बेसिकली। अच्छा, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।